हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये जो वीडियो होने वाला है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, रीजनिंग के लिए, या इन जनरल भी अगर आप कोई दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी रीजनिंग तैयार कर रहे हो तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए तो रीजनिंग के लिए आपको अगर स्ट्रेटेजी वीडियो की मैं बात करूँ या रीजनिंग को समझने के लिए, रीजनिंग को पहचानने के लिए, रीजनिंग में आपको एकदम मास्टर बनने के लिए अगर कोई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है तो इस वीडियो के अलावा आपको किसी और भी वीडियो की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली। बस एक रिक्वेस्ट आपसे जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना। जब आपके पास समय हो तभी देखना, पर पूरा वीडियो देखना। अल्टीमेटली जब वीडियो पूरा खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, और फिर मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो अब जब मैं बना रहा हूं इससे ज़्यादा बेस्ट लेवल को कभी अचीव कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये 5th टाइम है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। बार बार क्या हो रहा है, वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके जब पूरा आपसे डिस्कशन कर ले रहा हूं तब थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों बोल रहा हूं। उसके बाद मैं देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि रिकॉर्डिंग कहीं बीच में रुक गई थी और वीडियो सेव ही नहीं हो पा रहा है। तो अब ये 5 बार रिकॉर्ड करने के बाद अब ऐसा हो गया है ना कि कुछ भी छूटा ही नहीं है। हर बार के लिए एकदम पॉइंट नोट कर करके एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो ये आपके लिए ऑलरेडी बन चुका है। इसके पहले आपके लिए मैथ्स के लिए भी एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, और सच में उसमें आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से वो वीडियो को देखा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको वीडियो की वजह से दिख रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मतलब ऐसा लगा कि कोई वीडियो में जितनी मेहनत लगी थी वो पूरा का पूरा अभी जो है आपके तरफ से उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर मिला है। और आगे भी आपके जो स्ट्रेटेजी वीडियो या समय समय पे जो भी जरूरी वीडियो है मैं आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए आपको उपलब्ध कराता ही रहता हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कंप्लीट वीडियो देखना, और आपके जो भी वीडियो देखने के बाद विचार है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपकी कितनी हेल्प हुई, क्या हुई, जान करके अच्छा लगता है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं कि रेलवे एग्जाम के लिए आप जब रीजनिंग की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो रेलवे की रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली आरआरबी और आरआरसी के द्वारा की जाती है। जैसे आरआरबी जो एग्जाम लेता है वो है आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल। और यहाँ पर एक एग्जाम जो आरआरसी की द्वारा लिया जाता है वो लेवल 1 की पोस्ट के लिए। बहुत बड़ा एग्जाम होता है ये भी। तो ये सारे एग्जाम का सिलेबस जो है वो मैंने निकाल के रखा है। सिलेबस में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जाम का नाम न लिखते हुए रेलवे एग्जाम क्यों लिखा, और रीजनिंग में ऐसा क्या खास है कि आपको मैं कंप्लीट रेलवे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बना सक रहा हूँ। उसके पहले एक और बात ध्यान रखना कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर के आंसर की और मेरे तरफ से जो भी अपडेट आपको मैं देना चाहता हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। इसलिए टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करना। एक तरीके से आप अपने डाउट भी अगर मेरे तक पहुंचाना चाहते हो तो ये भी चैनल जो है आपके बहुत काम का है। तो आपको सर्च करना है @ADARFHA आदर्शा गाइड्स GUIDEF। ये सर्च करोगे, जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करना। एकदम नया ग्रुप मैंने बनाया है वो, ताकि 2024 में जो भी रेलवे की एग्जाम होती है उसको लेके एकदम स्पेसिफिक टारगेटेड वो आपके लिए ग्रुप रह सके। ठीक है, तो ये आदर्शा गाइड्स चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए जो आइडियल स्ट्रेटेजी होती है या जो स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे वो मेरे हिसाब से ये है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। इसमें अगर देखो स्टेप 1, तो अभी मैं स्टेप 1 आपको समझाता हूँ कि स्टेप 1 क्या होता है। सबसे पहले तो आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो और उसमें जो सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का जो आप तैयार कर रहे हो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो स्टेप 1 है वो है जानना, जिसके अंदर मैं समझता हूँ सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो स्टेप 1 को चलो आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखो, ये आरआरबी टेक्नीशियन की 2024 में जो वैकेंसी आउट हुई, तो ग्रेड 1 जो कि लेवल 5 की पोस्ट थी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि लेवल 2 की पोस्ट है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। इसके जो लेवल 5 वाला था उसका सिलेबस ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और लेवल 3 मतलब ग्रुप 3 के लिए जो लेवल 2 की पोस्ट उसके लिए भी रीजनिंग। तो आप यहाँ देखोगे अगर दोनों सिलेबस को अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर सीरीज, ये डिसीजन मेकिंग, तो ये डिसीजन मेकिंग और ये अजम्पशन तक, यहाँ तक आप पॉज करके इसको पढ़ो तो एकदम सेम है। आगे अगर बढ़े तो ये एएलपी जो 2024 में आया था, तो एएलपी में ये मेंटल एबिलिटी लिखा है ना। यहाँ पर टेक्नीशियन के पेपर में क्या लिखा था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और अगर एएलपी में देखो तो आप क्या लिखा है, मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी भी देखोगे, लेकिन जब आप ये सिलेबस को कंपेयर करोगे दोनों सिलेबस को, तो आपको पता चलेगा कि एकदम ये कट कॉपी पेस्ट है, यानी कि एकदम सेम है। आगे और समझाता हूं आपको। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी आउट हो चुकी। उसके सिलेबस में अगर देखोगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है,
तो जो कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन था उसका ये कटआउट, एसआई का जो कटआउट है वो ये है। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस ऑन एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एकदम सेम है। लेकिन एक चीज आप देखोगे, जैसे ये स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप अगर पहले के सिलेबस में देखते तो नहीं था। लेकिन जो खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक है ना, इसको आप अगर कहीं फिट करना चाहो पिछले वाले सिलेबस में यहाँ पर तो आराम से कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। ये क्या है स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन और ओरिएंटेशन, इसको मैं बताऊं तो आप इसको जब आप पढ़ोगे रीजनिंग तो आपको पता चलेगा मिरर इमेज और जो वाटर इमेज होती है, आप यहाँ पर अगर ये नहीं लिखते, अगर ये नहीं भी लिखते तो भी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई टॉपिक में अंडरस्टूड मानी जा सकती थी। लेकिन बस अंतर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा है और यहाँ पर एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप स्टेटमेंट और अजम्पशन के अंदर भी, जैसे ये लिखा स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, इसके अंदर भी उसको फिट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अलग टॉपिक के रूप में लिखा है, यानी ऐसा हो सकता है कि इसका अलग क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है। उसके बाद एक और बात कि अब चलो आगे बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 का नोटिफिकेशन में जो पैटर्न था वो मैंने दिखाया कि ये सीबीटी 1 का पैटर्न था और ये सीबीटी 2 का पैटर्न था। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे रीजनिंग 30 नंबर की है, यहाँ पर रीजनिंग 35 नंबर की है। तो फिर जो सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है, दोनों में अंतर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल कैसे अगर बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन सीबीटी 2 जब होगा तो 90 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको 120 करने रहेंगे। यानी कि यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछे जाए, यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछे जाए, तब भी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की वजह से सीबीटी 2 आपके लिए ऑलरेडी टफ हो जाता है। लेकिन सीबीटी 1 और 2 के बीच में जितना समय मिलता है, अगर अच्छे से तैयारी करी जाए तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर आप उसी पेज से भी तैयारी करें तो यहाँ से यहाँ तक आते तक ये 20 क्वेश्चन को कवर करने की जो मास्टरी, जो कॉन्फिडेंस, जो एक्सपर्टीज आपको चाहिए, वो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो एक हमारा मैं कहना चाहूँगा कि जो कंप्लीट अगर रीजनिंग का आप सीखना चाहते हो रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए, तो जो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर उसको अच्छे से करोगे, इसको फोकस करके करोगे, तो रीजनिंग के लिए आपको और कोई टॉपिक पढ़ने की या कोई और एग्जाम के लिए कोई और अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग को तैयार करते हो तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जब ये आरपीएफ एसआई का जो इसमें जो डिटेल से ये लिखी हुई है, डिटेल से 2-4 चीज़ अलग से लिखी हुई है एक्स्ट्रा, जैसे कि रीजनिंग को बढ़ा के यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब की भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम एनटीपीसी के सिलेबस को फॉलो करें और यहाँ के कोई टॉपिक को मिस हो जाएगा, तो क्या होगा? नहीं होगा मिस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसमें ये सारी चीज़ आपकी कवर होने वाली है। बस वीडियो को कंप्लीट देखना। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कहीं लग जाए कि ये वीडियो में स्ट्रेटेजी में कोई कमी रह रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एकदम डॉट से लेकर के एकदम शिखर तक जो आपको पहुंचा सकता है रीजनिंग में, ये वो स्ट्रेटेजी वीडियो है। और ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए, तो मैं भी इसमें मतलब रीजनिंग में मेरा बेस्ट है रीजनिंग, वो ये समझ लो कि रीजनिंग है। इतनी ज़्यादा मास्टरी मेरी रीजनिंग में कि मैंने जब शुरू में प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद मैंने रीजनिंग को कभी भी नहीं पढ़ा और रीजनिंग में मेरे मार्क्स कभी खराब नहीं आए। जैसे अगर मैं अपनी इसमें आरआरबी एनटीपीसी में बताऊँ तो मेरे मैथ्स रीजनिंग में लगभग फुल मार्क्स है। अलग अलग 3 लेवल के एग्जाम मैंने एक्चुअली 4 के दिए थे, तो इनको अगर देखेंगे तो मेरे बेस्ट रिजल्ट है इसमें। इसीलिए भी रीजनिंग में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो एक और बात कि मेरा वीडियो जो मैं आपके लिए रीजनिंग का बना रहा हूँ या कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं कोई भी थॉट अपने तक नहीं रखना चाहता, सीमित नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा रहता है। मैं चाहता भी नहीं कि मैं कुछ चीज़ें एकदम लिमिटेड करके आपको एकदम मशीन की तरह बताऊँ। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तभी आप तक सारी चीज़ें पहुँच पाएगी। तो अगर आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो हुई थी, उसका अगर रीजनिंग का सिलेबस देखोगे तो ये सारी चीज़ें इस सिलेबस में लिखी हुई है। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, बेसिकली सीरीज। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक भाई पिछले इसमें कमेंट में पूछ रहे थे कि यार सिंप्लीफिकेशन मैंने कहीं पर बोल दिया था। पिछला वीडियो मतलब जो मैंने आपके लिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी बनाई ना, मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताई है, वो भी एकदम बेस्ट वीडियो है। आप प्लीज़ उसको जरूर देखना। और आपको मैं एकदम स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ पिछले वाले वीडियो के लिए। इतना बढ़िया रिस्पांस आप लोगों ने उस वीडियो पर दिया है कि सच में मन करता है वैसे रिस्पांस के बाद कि मैं आपके लिए आगे और वीडियो बनाऊं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।
तो जो उस वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिक्स वीडियो में शायद उसमें सिंप्लीफिकेशन कहीं लिखा नहीं था, फिर भी मैंने आपको बोला था कि सिंप्लीफिकेशन की तैयारी आपको करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन है आपको कि मैथ्स को या कैलकुलेशन को कैसे करना है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कैलकुलेशन आपको आनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस, स्पीड और एक बार में सही आंसर आता है। तो ये वाला जो यहाँ पर लिखा है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये वही है, ये एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन ही है। समझ गए? तो सिंप्लीफिकेशन करना ही है, इसलिए मैंने बोला था वहाँ पर। उसके बाद सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, फिलोरिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये आ गया ना। वहाँ पर मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लिखा था आरपीएफ के सिलेबस में, वो ये है कोर्स ऑफ एक्शन में। डिसीजन मेकिंग, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में डाल सकते हो। मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, आगे दिखाऊंगा कि अरे ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन रीजनिंग में क्यों है। उसके बाद एक और बात, कैसा है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर कोई टॉपिक को एलिमिनेट भी कर दूं ना रीजनिंग के, लेकिन फिर भी उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको पूछा जाना लाजमी है, जा सकता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक को किसी में भी अंदर घुसा के पूछा जा सकता है। यानी अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ अगर यहाँ पर लिखी नहीं है तो आपके एग्जाम में आ नहीं सकती, बिल्कुल आ सकती है। कोई दूसरे टॉपिक के अंदर उसको डाल के पूछा जा सकता है। समझ गए ना? जैसे एक बार मैं आपको बताऊँ, चलो बताता हूँ अच्छे से। मान लो यहाँ पर ऐसा हो कि मिरर इमेज कहीं नहीं लिखा, ठीक है, और वाटर इमेज भी कहीं नहीं लिखा, लेकिन अब क्वेश्चन वाटर इमेज मिरर इमेज का आना ही है। आपको कैसे पूछा जा सकता है? यहाँ पर एक मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। ट्राइंगल दिया और इधर में क्या किया, इफी ट्राइंगल का ये दे दिया इस तरीके से, तो ये क्या दिया है, उसकी वाटर इमेज दिया है। अब ऐसा ऐसा करके यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर दिया और इसका इधर में पूछा, तो भाई ये तो वाटर इमेज दे दिया ना, अब यहाँ पे आपको वाटर इमेज ही चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से भी पूछ सकता है, किसी को भी कहीं भी फिट करके क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। इसीलिए ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट सिलेबस है, और जब आगे प्रैक्टिस का चैप्टर बताऊंगा आपको, प्रैक्टिस वाला स्टेप बताऊंगा, तो उसमें आपका पर्टिकुलर एग्जाम को भी लेके चीज हो जाएगी कंप्लीट। तो ये रीजनिंग की खास बात है, कोई भी टॉपिक कहीं भी फिट हो सकता है। रेलवे की रीजनिंग की एक और खासियत है कि जो ग्राफ के क्वेश्चन हो, पाई चार्ट हो गया या फिर ऐसे ग्राफ आते हैं बार ग्राफ वगैरह, रेलवे एग्जाम में उसको रीजनिंग के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको मैंने सिलेबस बता दिया है ना, जो हमारा पहला स्टेप था सिलेबस को जानना। अब इसको मैं दिखाता हूँ एग्जाम में कैसा दिखता है। उसके बाद ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये देखा जाए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का टिपिकल क्वेश्चन, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी तरीके से आएगा, ये नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, नॉलेज है इसमें, तो ये कोडिंग डिकोडिंग, और ये पाई ग्राफ। ये मैं आपको बोल रहा था कि पाई चार्ट और ये जो ग्राफ है ना, ये रीजनिंग के तहत भी आ सकता है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया है ना। अब ये देखो, ये एनालॉजी का क्वेश्चन कि असम का तेजपुर से जिस तरीके से रिलेशन है, केरल का कौन से शहर से वैसा रिलेशन है। तो ये जो क्वेश्चन हो गया ये नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, ये करते करते आपको आएगा। उस तरीके से ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आते हैं, ये आंसर की है। तो ये जो पहला स्टेप था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टेप 1 के बाद, यानी स्टेप 1 में हमने क्या देखा कि हम अपने सिलेबस को, अपने एग्जाम को अच्छे से समझ ले। उसके बाद जो स्टेप 2 है कि थ्योरी और सॉल्यूशन, या थ्योरी और सॉल्यूशन क्यों लिखा है मैंने, कि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ने के साथ क्या करते हैं कि हमने जैसे कुछ थ्योरी पढ़ी तो उसके बाद उसी टॉपिक के 20, 25, 50 क्वेश्चन लगाते हैं, जिसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई टॉपिक अगर देख लिया, जैसे हमने देखा कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टॉपिक क्या है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से बनते हैं वो हम इसमें देखते हैं थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद। तो ये मैंने लिखा थ्योरी एंड सॉल्यूशन। तो स्टेप 2 के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर होगा कि पहली चीज तो हम थ्योरी कहाँ से तैयार करें, उसके बाद कोई बुक लिस्ट भी हमको चाहिए कि थ्योरी कहीं से पढ़ के क्या। सबसे पहले स्टेप 2 में हमको क्या है कि थ्योरी हमको सीखनी है, तो थ्योरी सीखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो, या तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, या आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, या फिर आप कोई बुक से पढ़ रहे होंगे, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो एक बात है कि देखिए एक ही टीचर, अब हमारे पास अगर फैसिलिटी है तो हम उपयोग करने में क्यों हिचके। आप अगर देखोगे आज इतने सारे टीचर्स और इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है कि आपको एक ही टीचर से सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही टीचर से सारे टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत अब नहीं है, क्योंकि देखो एक ही टीचर के सारे टॉपिक उतने ही मस्त हो ऐसा एकदम हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता।
हो सकता है कि वो किसी टॉपिक में उस टीचर ने एनर्जी कम दी या डिटेल कम बताई, तो आप उस टॉपिक को बाहर आकर के यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हो कि अगर आप कोचिंग भी कहीं पढ़ रहे हो तो कोई टॉपिक आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी लेकिन आप पूरा यूट्यूब से तैयार करना चाहते हो, तो यूट्यूब पे भी आपको सिलेबस में टॉपिक दिख गए, उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो। टॉपिक सर्च करोगे, हजारों वीडियो मिलेंगे, उसमें से कोई भी लंबा वीडियो आपको देखना है जिसमें अच्छे खासे रिस्पॉन्स हो, अच्छे सारे व्यूज़ हो, अच्छे खासे व्यूज़ हो, और पढ़ते पढ़ते आपको समझ भी आ जाएगा कि उस वीडियो को और आगे आपको देखना है कि नहीं। तो इस प्रकार से भी आप YouTube पे भी तैयारी कर सकते हो। एक और बात, YouTube पे आप कंप्लीट प्लेलिस्ट भी देख सकते हो कि किसी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स होंगे तो आप उसको फॉलो करके देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको YouTube पे मैं बताऊं तो YouTube पे मैंने क्या किया था, YouTube पे मैंने पढ़ा था राहुल मिश्रा सर से। राहुल मिश्रा सर जब उस पे पढ़ाते थे, पाठशाला चैनल पे पढ़ाते थे, तब मैंने रीजनिंग जो है वो राहुल मिश्रा सर से पढ़ी थी। YouTube पर कहाँ से पढ़ी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसे देखा जाए तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन मैं ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि कोचिंग में जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो इनफ नहीं है। तो मैं क्या करता था, कोचिंग में उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आकर के बुक से भी पढ़ता था उस टॉपिक को, और अगर कोचिंग में समझ नहीं आया वो टॉपिक तो मैं आकर के यूट्यूब पर देखता था। खासकर पहले मैं राहुल मिश्रा सर का वीडियो देखता था। तो आप एक बार ये प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। अब ये काफ़ी समय हो गया तो अब और अपडेटेड कंटेंट और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपको कंटेंट यूट्यूब पर और मिल जाएगा। यानी आपको अपनी कोचिंग के बाद भी एक टीचर फॉलो करना है। उसके बाद बुक की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी के लिए जो बुक है, मैं जो थ्योरी के लिए बुक यूज करता था वो थी परफेक्ट रीजनिंग। ठीक है, तो ये परफेक्ट रीजनिंग, या आपके पास कोई अगर बेसिक बुक है तो ये लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई बुक आप लेने वाले हो तो परफेक्ट रीजनिंग ये बुक आप ले सकते हो। इसमें रीजनिंग के टॉपिक को आप पढ़ सकते हो क्योंकि थ्योरी भी लिखी है और टाइप वाइज क्वेश्चन भी दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा ही आपके लिए रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिस, अब देखिए जो क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद देखिए मैं जैसे कोचिंग से जब आता था, कोचिंग में जैसे पढ़ा उसके बाद मैं आता था तो मेरी कोचिंग की टाइमिंग रहती थी मॉर्निंग में 6 से 8 मेरी कोचिंग रहती थी। 8-10 तक मैं अपने रूम आ जाता था, लेकिन रूम आके सिर्फ अपनी टेबल चेयर पे बैठ के मैं 10 बजे तक सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता था। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी तो रीजनिंग ही मुझे सबसे ईजी लगती थी, रीजनिंग ही मुझे सबसे ज़्यादा आ रही थी, तो मैं सबसे ज़्यादा रीजनिंग उस टाइम पढ़ रहा था। तो मतलब सबसे पहले तो आकर के मैं रीजनिंग पढ़ता था, बहुत मज़ा आता था। लगभग 100 से 200 क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहता था कि टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद मैं 100 से 200 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगा लूँ, ताकि थ्योरी को फिर से कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और सच में मैं रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे लिए रहा कि मैंने उस समय पढ़ने के बाद रीजनिंग को कभी भी नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं पढ़ा का मतलब सिर्फ मैं प्रैक्टिस करता था बस। कभी बीच में कोई टॉपिक को लेकर के कुछ नया कुछ समझ में आया तो टॉपिक को देख लिए बस, लेकिन मैंने पूरी रीजनिंग को कभी पढ़ा हो या रीजनिंग में अंडर कॉन्फिडेंट में रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप 100-200 क्वेश्चन जब तुरंत लगा लो तो आपका जो टॉपिक में जो आपने थ्योरी में जो चीज़ें पढ़ी वो दिमाग में सेट हो जाती है और कॉन्फिडेंस अच्छे से आता है कि उस टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब ये टॉपिक को हमने जैसे पढ़ा तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो या कोचिंग से पढ़ो, नोट्स आपको जरूर बनाना है। एक आपकी ये नोट्स जो होती है ना, क्या होता है कि नोट्स को बनाते टाइम जैसे आपने अभी तुरंत कोचिंग में कोई चीज़ पढ़ी, तो अगर नोट्स बनाते हैं तो जब हम 2 साल बाद भी उस नोट्स को ओपन करते हैं तो एकदम वो कोचिंग पढ़ने वाला जो याददाश्त थी वो एकदम दिमाग में क्रिएट होती है, पूरे अच्छे से रेडी होती है। तो जो चीज़ें हम भूले होते हैं वो भी अच्छे से दिमाग में रेडी हो जाती है। तो नोट्स तो आपको बनाना ही है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो। और नोट्स में एक टॉपिक जैसे खत्म हुआ तो उसके बाद आपको 2 पेज खाली छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं? जैसे आपके टॉपिक पढ़ने के बाद 10-20 क्वेश्चन उसके लगाओगे, उसके बाद 2 पेज छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब उस टॉपिक के कोई नया क्वेश्चन, नए तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सको, या कोई पूरा फॉर्मेट ही नया मिल गया, तरीका ही नया मिल गया उस टॉपिक में, तो उसके लिए भी आपको ये 2 पेज काम आएंगे, अलग से भी चिपका सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना है। टॉपिक पढ़ने के बाद ये 100-200 क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आपको कोचिंग से नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी अगर आपके पास बुक की मैं बात करूं तो आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक जरूर ही होनी चाहिए। किरण पब्लिकेशन की बुक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है, कोई स्पॉन्सरशिप वाला मसला यहाँ पर नहीं है। इनकी एक बुक आती है, इसको क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नहीं, चैप्टर वाइज टाइप वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर ले लेना। अगर कोई दूसरे एग्जाम की प्रीवियस ईयर है एसएससी वगैरह की तो लेने की जरूरत, तो रेलवे वाली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है ना, चैप्टर के हिसाब से दिया हुआ है, तो आप सेम चैप्टर को वहां पर भी देख सकते हो। तो बुक वाला सिस्टम हो गया, यानी कि आपने थ्योरी भी पढ़ ली और थ्योरी पढ़ के ये वाली बुक से
किरण की बुक से आपने 100-200 क्वेश्चन टाइप वाइज भी लगा लिए, चैप्टर वाइज लगा लिए, तो आपका ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको फिर पर क्या करना रहता है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब देखिए स्टेप 1 में आपने सिलेबस समझ लिया, हर चीज़ समझ ली, स्टेप 2 में आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, टॉपिक आपका तैयार हो गया। लेकिन सिलेक्शन यहाँ तक होता है क्या? नहीं। जो बहुत सारे लोग जो एग्जाम में जाकर के डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि यार ये मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक हुई, या ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बना, वो उनकी तैयारी इस लेवल तक होती है। और बहुत सारे लोग ये प्रिपरेशन करके जब मार्क्स नहीं आते तो डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन देखो, मार्क्स आने का लेवल अभी आपका अचीव हुआ ही नहीं है। ये तो आपने सिर्फ चीज़ों को सीखी है, लेकिन उसको आगे अप्लाई करना, उस पर मार्क्स लाना, ये सारा का सारा प्रैक्टिस का काम है। प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा आपकी होनी चाहिए उसका एक लेवल मैं आपको बताऊं तो ना, रीजनिंग कैसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में आप टारगेट कर सकते हो कि आप 100% मार्क्स लाने वाले हो। जीएस में आप ये टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप ये कर सकते हो कि आप 100% मार्क्स जो है अपना टारगेट रख सकते हो। मैथमेटिक्स का जो स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी बना दिया, वो प्लीज़ आप देखना, ठीक है। और आपको थैंक यू बोल दिया शायद मैंने, अब ये मुझे याद क्यों नहीं है कि मैंने थैंक यू बोला नहीं, क्योंकि ये 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ सच में। तो देखो, मैथ्स जो है उसका मैंने आपको बता दिया था, रीजनिंग का मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण है और मैंने अपनी कितनी प्रैक्टिस करी है वो भी आपको बताऊंगा। देखो, रीजनिंग में एक बार टॉपिक पढ़ लिया, 100-200 क्वेश्चन आपने लगा लिए, उसके बाद देखो रीजनिंग में टॉपिक ऐड नहीं होने और बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ता। हर एग्जाम में हर साल लगभग सिमिलर रहती है, हर रेलवे एग्जाम में। तो रीजनिंग में ऐसा होगा कि जैसे 30 क्वेश्चन को अगर एग्जाम्पल लो आप, तो कभी ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नया दिखेगा या आपसे बनते नहीं रहेंगे, चाहे आपने प्रैक्टिस भी करिए। लेकिन प्रैक्टिस करके क्या फायदा होगा कि आप इन क्वेश्चन को 15 सेकंड में आइडेंटिफाई करोगे और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब बाद में आप पूरा पेपर करके आओगे तो आपको पता चलेगा कि 5 सेकंड में इसका लॉजिक आया आपको और अगले 15 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और आपका बन गया। ये आपको प्रैक्टिस से सीखने मिलेगा। इस प्रकार से आप इसमें 100% स्कोर का टारगेट कर सकते हो। प्रैक्टिस का लेवल क्या होना चाहिए? मेरा प्रैक्टिस का लेवल रीजनिंग में क्या है, मैं सच बताऊं तो मुझे जितना कॉन्फिडेंस रीजनिंग पर मेरा है, उसका रीजन या मेरे सिलेक्शन का भी रीजन मैं आपको बताऊं तो रीजन है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे, यानी कि ये जो अपना थर्ड स्टेप है वो अब स्टार्ट हो रहा है कि हम एग्जाम रेडी खुद को कैसे करेंगे, मास्टर खुद को करेंगे। तो देखो, उसके लिए हमको देने हैं मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स, और ये समझ लो आप टाइप वाइज भी दो, मिक्स क्वेश्चन के भी दो और चैप्टर वाइज भी दो। ये सारी आपको टेक्स्ट बुक जो है, मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया था इसलिए आपको टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पे आपको प्रीवियस ईयर, अब ये देखो टेक्स्ट बुक में भी ना, चलो आगे बढ़ाऊँ बताऊँगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और जो अभी एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए होने वाले हैं जिनको हम मॉक्स बोलते हैं वो भी मिलेंगे। नंबर ऑफ मॉक्स भी बहुत ज़्यादा है और प्रीवियस ईयर तो सारा आपके पास 2019 और 2018 का देखो तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप जब एग्जाम के रूप में दोगे तो ये बड़ा काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आपको आएगा, तो इसको आप ध्यान रखो। अब इसमें क्या हो गया, टेक्स्ट बुक में पहले तो सिर्फ पास आता था, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन अब इनने कुछ नया प्रो निकाला है तो आपको अल्टीमेटली ये प्रो ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पास में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाले और टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन प्रो में सारी चीज़ मिलने वाली, तो प्रो आप खरीदोगे। हाँ, इसकी एक चीज़ और ये है कि जब इसमें ना क्या है कि आप जब सॉल्व कर लेते हो तो आप क्या बुक मार्क कर सकते हो क्वेश्चंस को, वो बड़ा काम आता है। बुक मार्क्स कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो हमेशा है, लेकिन स्क्रीनशॉट को जाकर के कोई नहीं देखता, लेकिन जब आप बुक मार्क कर लोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन वहीं पर देख सकते हो, कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो, हर जगह आप देख सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप बुक से नहीं, आप सिर्फ मोबाइल में देख के भी कर सकते हो, तो वो भी आपको काम आता है। तो मॉक्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बिना मॉक्स की तैयारी करना मुझे नहीं लगता कि आपको उतना हेल्प करता है। बिना मॉक की तैयारी मुझे अब नहीं समझ आती कि बिना मॉक की तैयारी हो सकती है, तो ये आपको देना ही है। मॉक्स देना शुरू कब से करना है ये मैं आपको अगर बताऊं तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं लगना है। देखो, जैसे मान लीजिए आज अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और तो आप क्या करो, 4-5 दिन बाद जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप ये मॉक टेस्ट खरीद लो, प्रो खरीद लो। और खरीदने की टाइमिंग क्या रखना, कभी कभी हाई फाई रेट रहते हैं तब मत खरीदना, कुछ स्पेशल सेल चलती रही तब खरीदना, या फिर मैं एक कोड आपको बताऊंगा, मैंने लिख के रखा था यहाँ पर, वो कोड मैं आपको बताऊंगा तो वो लगाना, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हाँ, ये लिख के रखा था, क्या है ये, CBCTYP, लिख लो अभी कहीं पर इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, तो जब आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदोगे तो इसको लगाना, ठीक है, CBCTYP। और सही समय पे जब सेल चलती रहे तब खरीदना। इसमें सेल एक तरीके से भी चलती है कि कई बार 6 महीना का एडवांस मिलता है आपको, 1 साल का एक्स्ट्रा मिलता है, 6 महीने का, सॉरी 3 महीना 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है, उस तरीके से इसको ले लेना और प्रो ले लेना, ठीक है। तो
ये आपको प्रैक्टिस से काम आएगा। प्रैक्टिस का लेवल क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अभी सीनियर सीसीटीसी 2019 की आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्ट हुआ, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ किसमें, बुकिंग में। बुकिंग मतलब क्या होती है, टिकट बुक करना रहता है। तो अभी जैसे मुंबई लोकल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, पास लोग बुक कराने मतलब पास बनवाने आते हैं, तो पास को रिन्यू भी करते हैं हम लोग। तो रिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि यूटीएफ नंबर होता है, उसको हम सिस्टम में डालते हैं तो सारी डिटेल आ जाती है और रिन्यू कर देते हैं पास को। तो जब हम यूटीएफ नंबर पे ये डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए मेरे को डालना है 94C D895 ये डालना है, तो मेरी प्रैक्टिस पता नहीं मतलब कोडिंग डिकोडिंग में इतनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस है कि मैं जितने भी बार हर बार ऐसा करता हूँ, जब मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ और एकदम मशीन जैसा काम करता हूँ, तो मैं क्या दबाता हूँ 94C4895, ये डी को मैं हर बार 4 दबा देता हूँ। ये प्रैक्टिस का लेवल होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, ये मुझे इतना बाय हार्ट याद हो गया है कि मैं ये इसमें दोनों में फ़र्क ही करना भूल जाता हूँ कई बार। तो ये लेवल होना चाहिए। और जब सच में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर आपका डर खत्म हो जाता है, फिर तो आपको वो हर चीज़ थोड़ी एक्साइट करती है कि हाँ कुछ नया मिला। तो रीजनिंग में ये, मैथ्स में ये लेवल को अचीव करना वाकई में बहुत अच्छा है, ये बहुत डूएबल है, मतलब प्रैक्टिस से आप ये कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए भैया मॉक्स बहुत जरूरी है। मेरा सिलेक्शन, अगर मैं अपने सिलेक्शन का क्रेडिट अगर देना चाहूँ, तो मैं तो समझता हूँ मेरा सिलेक्शन सिर्फ मॉक्स की वजह से हुआ है। और ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन एकदम बॉर्डर लाइन पे हुआ है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैंने डाली थी मुझे वो मिली है, जो डाला था वो मिला है। तो आप, हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आप ऐसे ही जज करते हो कि जो सिलेक्ट हुआ है वो ही सही बताएगा, लेकिन देखो जो सही से सीखा है ना वो आपको बता सकते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं तो जीएस में मैं पर्टिकुलर उतना स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में मेरा ठीक है, और रीजनिंग में तो मैं समझता हूं कि मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो जैसे जो कोडिंग डिकोडिंग है, अगर इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपको बताऊं तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत ट्रिक बना करके ये सब सीखा हुआ है कि A1 होता है तो M के अपोजिट N होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़े तो आपको बताना, ठीक है। मैंने अगर मान लीजिए मैं 10 मार्क्स कम भी लाता तो भी मेरी जॉब तो पक्की थी, वो भी लेवल 5 में ही। लेकिन अगर मेरे 10 नंबर कम भी आते ना, तब भी मेरी जॉब लेवल 5 में ही होती। यानी इतना कंफर्टेबल जब आप हो जाते हो तब सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं, प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना है। पिछले भी वीडियो में ये चीज़ बोला था कि अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है, प्रेशर आ सकता है, लेकिन आप प्रिपरेशन को ध्यान में रखोगे कि यार आपको प्रिपरेशन होना है, एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको अचीव करना है। अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे स्टेप्स आगे लेने में भी आसानी होगी और प्रेशर कम आता है। देखो तैयारी कैसे होती है वो ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, बाकी तो मैं आगे आपको गाइड करूँगा। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ कि टाइम के बारे में मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर आप पूछेंगे कि आपको ये रीजनिंग तैयार करने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो देखो एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको हमेशा अचीव करना रहता है। अब आप इसको अचीव करने में, जैसा पिछले वीडियो में भी बताया था, आप इसको अचीव करने में आपकी मर्जी, आप चाहे तो 6 मंथ में कर लो, या फिर आप इसी को 1 साल भी लगा सकते हो, या फिर रीजनिंग के मामले में आप इसको 3 मंथ्स में भी कर सकते हो। देखो मुश्किल से 20 टॉपिक है अलग अलग, अगर बहुत डिवाइड करोगे तो भी 20 टॉपिक है। 20 टॉपिक के लिए मुझे लगता है एक दिन में एक टॉपिक पढ़ के उसके, अभी फिर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं रीजनिंग को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। एक दिन में एक टॉपिक को पढ़ के अगर आप उसके 100 क्वेश्चन को टारगेट करके लगाओ तो आप ये समझ लो 3 से 4 घंटे में कर सकते हो। टॉपिक टू टॉपिक कभी ऐसा भी होगा कि ये कोई टॉपिक 6 घंटा चलेगा और कोई टॉपिक 1 घंटे में भी खत्म होता है, इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं अगर इस हिसाब से देखूँ कि आप सीरियस तैयारी कर रहे हो तो 2 मंथ में रीजनिंग में आपका एकदम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगा के हो जाएंगे। फिर आपको ये रीजनिंग में पढ़ना कुछ नहीं पड़ेगा। जब आप सिर्फ एग्जाम के मॉक दोगे मिक्स वाले, उसमें जो रीजनिंग आएगी वो पढ़ के ही आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो टाइम मेरे हिसाब से 2 महीने में ये सब तैयार हो जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम लगभग अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर के पहले नहीं होगा, तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन थी। अभी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अब कुछ बात मैं आपसे करूंगा, याद आएगा तो बता दूंगा काफ़ी सारी चीज़, ठीक है। यहाँ मैंने, हाँ देखो याद आई गया, इंपॉर्टेंट ऑफ शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स जो इतनी कमाल की चीज़ है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी, इतनी हेल्प करेगी कि सच में आप 100% मार्क्स स्कोर करने का दम रखोगे और सही में कर पाओगे। क्या होगा जब आप मॉक्स दोगे ना, तो आपको उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी है और आपको उसका ट्रैक रखना है कि आपने किस समय में कौन सा मॉक्स कब दिया था, कितने स्कोर आए थे और अभी आप कहाँ पहुँचे हो।
जैसे कोई टॉपिक का क्वेश्चन आया और वो आपसे नहीं बना था, एकदम नया लॉजिक है, तो आपको अपनी एक नोटबुक में उस क्वेश्चन को नोट करना है। ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। कोई टॉपिक अगर नया मिलता है कि यार ये टॉपिक का क्वेश्चन कहीं फिट नहीं हो रहा है या इसको अलग से टॉपिक कंसिडर कर सकते हो आप, तो उसको भी अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखना। मॉक देने के बाद आपको अगर कोई लर्निंग मिली, कोई सीख मिली कि यार ये मॉक देने के बाद आप सीखे कि यार मैंने वहाँ पे गलती की थी और ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ या ये गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हो। मॉक देने के बाद ही उसको लिख सकते हो। लिखोगे तभी दिमाग में रहेगी, नहीं तो भूल जाता है इंसान। ये जो मैं मॉक लगाता था तो ये सारा का सारा मैं यहाँ पर लिख के रखता था कि मैंने क्या लगा दिया, जैसे टारगेट मैंने सेट किया। एक और बात बताऊँ कि अगर आपको मेरे तरफ से रीजनिंग में कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जो रीजनिंग सीखा है ना, मतलब बहुत अच्छी सीखा हूँ, तो अगर इस पे कोई टॉपिक आपको बता पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लिए चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, जैसे कि अभी जीएस का स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए बनाऊंगा कि मॉक्स जब आप दोगे तो मॉक्स का एनालिसिस आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जब ये सारे वीडियो हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको डेली आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये समझ के चल रहा हूं कि अभी आप लोग जो हो वो थ्योरी पढ़ रहे हो, यानी स्टेप 1 पे हो आप या स्टेप 2 पे हो, आप थ्योरी पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, यानी थ्योरी वाली जो प्रैक्टिस बोला था मैंने वो कर रहे हो। इसलिए ये वीडियो के मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे समय मिलेगा, जब सही सही समय होगा, आपके लिए सारे वीडियो बनाऊंगा। बहुत लंबा वीडियो है, अगर किसी ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एग्जैक्टली वो ये चीज़ मुझे बताना कि उसने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।